सी टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ रचना श्रीवास्तव और आज के हमारे इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एडवोकेट राजेश तिवारी जी से, जो जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर के सचिव भी हैं। तो आइए जानते हैं कानून की कुछ बारीकियाँ एडवोकेट राजेश तिवारी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। जी, मैम रचना जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जी। आपने मुझे इस योग्य समझा जी। कि कानून की बारीकियों के संबंध को लेकर जी। आपने मुझे बुलाया। बिल्कुल। मैं यथासंभव प्रयास करूँगा कि मैं आपकी बातों को बिना लाग लपेट के बड़ी ईमानदारी के साथ में जवाब दे सकूँ। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कितना टाइम हो गया आपको वकालत करते हुए? मैम मुझे लगभग की बात क्या करूँ, मैं सन 2000 में जी। जिला जबलपुर में राज्य अधिवक्ता परिषद में एनरोल्ड हुआ और 2000 से लेकर 2023 चल रहा है। लगभग 22 साल की वकालत मेरी पूर्ण हो चुकी है जी। और 23वां वर्ष मेरा चालू है। ओके। ये बताइए हमें कि जिला अधिवक्ता संघ द्वारा समय-समय पर कई आंदोलन होते रहे हैं, तो सरकार के खिलाफ। तो क्या माँगे हैं आपकी या यूँ कहें कि क्या नाराज़गी है सरकार से आपकी? जी नहीं, इस बात का मैं बड़े विनम्रता के साथ में खंडन करना चाहूँगा कि हमें सरकार से कोई नाराज़गी नहीं है। मगर आपने देखा होगा डॉक्टर के व्यवसाय में, इंजीनियर के व्यवसाय में और अन्य व्यवसाय में, जी। जब वो बच्चा पढ़ लिख कर अपने भविष्य को उजार्जित करने के लिए आगे बढ़ता है, उस फील्ड में जाता है, उसी प्रकार एडवोकेसी में भी आता है। जी। एडवोकेसी का प्रोफ़ेशन हमारा बहुत संघर्ष का है। जब एक बच्चा 22 से 20 साल में वो ग्रेजुएट होता है, 23 से 24 साल में वो वकालत में पढ़ के सिविल में पास होता है और एग्ज़ाम पास करने के बाद एलएलबी जब वो एनरोल्ड होता है राज्य अधिवक्ता परिषद में, एनरोल्ड होने के बाद उसे एडवोकेट की उपाधि से नवाजा जाता है। जी। उसके पश्चात वो नए व्यवसाय में संलिप्त होता है। जी। स्थितियाँ मैम ये होती हैं, जैसे एक छोटा उदाहरण दिया आपने, नाराज़गी। राज्य शासन ने नए अधिवक्ताओं के लिए, जो नया अधिवक्ता इस समय प्रैक्टिस में आता है, उसको 12,000 रुपए की राशि देने के लिए बाकायदा एक्ट में संशोधित करके कानून बनाया। जी। मगर मुझे बताने में आपको बड़ा दुखी महसूस कर रहा हूँ, मैं व्यथित हूँ कि राज्य शासन द्वारा आज भी 2016 के पास आउट बच्चे जो हैं, उनको 12,000 रुपए की राशि दी जा रही है। हुँ। इसके बावजूद 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगभग 6 साल के जो अभी नए पास आउट लोग हैं, जो 5 साल की वकालत के नीचे हैं, जिनके लिए कानून बनाया गया था, जी। उनको आज तक इस योजना का लाभ नहीं नहीं मिल मिला। रहा है। जो कि 12,000 रुपए राशि इसलिए देनी थी, वो अपनी एक लाइब्रेरी का निर्माण कर सकते थे। उस लाइब्रेरी के माध्यम से, चूँकि लॉ की किताबें अगर आपने सुनी होंगी, तो मुझे लगता है कि मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बाद, मेडिकल किताबों के बाद सबसे महँगी किताबें होती हैं। उन किताबों को नया आया बच्चा नहीं खरीद सकता। जी। वो 12,000 रुपए शासन देने में आज भी असमर्थ है। जी। इस बात को लेके हमने समय-समय पर अधिवक्ता संघ के माध्यम से आवाज़ उठाई। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, हम सामाजिक कार्य में संलिप्त रहते हैं। हमारा व्यवसाय रोज़मर्रा कहीं न कहीं अपराधियों के साथ में मिलने का, उनके खिलाफ कार्य करने का, उनके पक्ष में भी कार्य करने का होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्थितियाँ पैदा होती हैं कि अगर कोई अपराधी आया है, तो चूँकि हमारा काम है, हुँ। हमारी भूमिका है, हम उस पे विचार नहीं करते हैं कि इसने अपराध किया है या नहीं किया। हुँ। इसका काम ज्यूडिशरी का है। हुँ। इसका काम ज्यूडिशरी का है। तो ऐसी स्थिति में हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून माँगने की बात की थी, जैसे जी। डॉक्टरों के लिए लागू हुआ, जी। जैसे अन्य संस्थाओं के लोगों के लिए लागू है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की माँग हमारी आज की नहीं, लगभग 20 साल पुरानी है। माननीय शिवराज सिंह सरकार जब पहले 2003 में प्रथम बार बनी थी, तब से ये माँग उठी। 2012 में माननीय शिवराज सिंह सरकार ने जनता अदालत जो लगाते थे भोपाल में, उन्हें अधिवक्ताओं की एक सभा बुलाई। उस सभा में उन्होंने घोषणा की कि हम अधिवक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने का कानून पास करेंगे। मगर वो केवल और केवल दिखावा सिद्ध हुआ। ओके। उसके पश्चात माननीय कमलनाथ जी की सरकार सवा साल के लिए आई। उस माननीय कमलनाथ की सरकार में मैं जबलपुर में जिला अधिवक्ता संघ का सचिव था। उस उनके बुलावे पर मैं पुनः उनके साथ में पहुंचा, उनकी बैठक में शामिल हुआ। उनके द्वारा भी केवल और केवल हमें आश्वासन प्रदान किए गए। यही काम चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। जी। अधिवक्ताओं को संरक्षण देने का कानून बनाने का प्रयास किसी ने नहीं किया, केवल और केवल बयानबाजी की गई है। उसी का परिणाम है कि आज भी देखती हैं, आप सुनती हैं, किसी अधिवक्ता को गोली मार दी गई, किसी अधिवक्ता के घर में प्रवेश करके उसके यहाँ बम फेंक दिया गया या कुछ अन्य घटनाएँ उसका घटित होती हैं। जी। इससे हमें कैसे बचाव हो, कैसे प्रोटेक्शन हो? और ये हमारा
नैतिक दायित्व है हमारे परिवार के प्रति, हमारे कि हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं, अपराधियों से हम घिरे हुए हैं और जिस अपराधी का काम अच्छे से हो जाता है वो तो बड़ा खुश होता है, जिसका नहीं होता है वो चाहता है कि आपने हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया है, उसके परिणाम स्वरूप इस टाइप की कायराना हरकतें होती हैं, जिसके कारण हमने प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर पिछले, मैं तो केवल अपने कार्यकाल की बात करूं मैम, तो मुझे, ये मेरा दूसरा कार्यकाल है जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर में सचिव के रूप का, और मैं आपको बताता हूं कि जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर पूरे प्रदेश की अधिवक्ता संघों की एक प्रकार की अगुवाई करता रहा है और आज भी करता है। तो जबलपुर से इसकी मांग उठी और अभी 6 माह हैं शिवराज सरकार के पास में। मैं आपके माध्यम से माननीय शिवराज सिंह सरकार को, उनके मंत्रिमंडल को और उनके निर्देश सचेत करना चाहता हूँ, मैं अभी भी हमारी मांगों पर पूर्ण रूप से विचार करें, अन्यथा आने वाले समय में हो सकता है हम ये बात नहीं करेंगे चुनाव में कैसा क्या करना, ये बात नहीं है, मगर हमारी मांगों पर गंभीरता के साथ सहानुभूति को विचार करें। इन्हीं सब मांगों को लेकर में हमारी स्थितियां ऐसी हुई हैं जिसको लेकर हमें आंदोलन रहना पड़ा है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम बार और बेंच का जो समन्वय है, हम पक्षकार के लिए कार्य करते हैं, हमारा व्यवसाय है, हम अपने व्यवसायिक हित के प्रति संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं, मगर स्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण हमें लगातार कई बार आंदोलनरत रहना पड़ा। अक्सर देखा जाता है कि कोर्ट में मामले सालों साल चलते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का आदेश है कि एक कुछ खास मामले हैं जिनमें एक निश्चित अवधि के अंदर केस का निराकरण हो जाना चाहिए, तो वो कौन से मामले हैं? देखिए मैम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं थोड़ा सा इसमें आपको 2-4 माह पीछे ले जाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। जैसा कि आपको जानकारी होगी, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के द्वारा एक निर्देश जारी किए गए थे मध्य प्रदेश की समस्त जिला अदालतों पे कि 25 प्रकरण चिन्हित किए गए थे जो 5 वर्ष पुराने थे, उन्हें 3 माह में निराकृत करने का आदेश दिया गया था। हम उनके साथ में थे, हम भी चाहते हैं, हमारे पक्षकारों का भविष्य जुड़ा हुआ है और कानून की मंशा भी यही है, जितनी जल्दी न्याय मिलेगा उतनी जल्दी उस कानून का सिद्धांत का परिपालन होगा। मगर चूंकि हमारी मांग इसी बात को लेकर उसमें हुई कि 25 केसों को 3 माह में निराकृत करने का आदेश आप आज जो दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? एक समय जरूर ऐसा था जब न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का अभाव हुआ करता था, अधिवक्ता की संख्या कम थी, मुकदमे ज्यादा थे, तब ऐसी स्थितियां निर्मित होती थी। और मुझे लगता है जैसे आज जबलपुर की बात करें आप, जबलपुर में 80 अदालतें हैं मैम इस समय, 80 न्यायालय, छोटे बड़े मिलाकर, मतलब सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, ऐसे मिलाकर 80 माननीय न्यायालय कार्यरत हैं। इसके बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं उनमें 25 केसों को लेकर या टाइम को निर्धारित करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी का ये फेलियर कहलाएगा। और इसका फेल होने का परिणाम किसके ऊपर रखते हैं? ये अधिवक्ता संघों के ऊपर, अधिवक्ताओं के ऊपर, कि आप अपने पक्षकारों के प्रति जागरूक नहीं हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि 25 केसों को लेकर हमारे अधिवक्ता समाज के प्रति एक लांछन लगा कि अधिवक्ता समाज जो है वो नहीं चाहता कि 25 केसों का निराकरण तत्काल प्रभाव से हो, इस कारण अधिवक्ता आंदोलनरत है। उस समय भी मैंने जिला अधिवक्ता संघ के अलावा पूरी मध्य प्रदेश के समस्त अधिवक्ता संघों ने माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति महोदय से मिलकर चर्चा की थी, उनसे भेंट कर उनको अवगत कराया कि सर 25 केसों को 3 माह में लगातार निस्तारण करने में एक समस्या प्रैक्टिकल है। किसी अधिवक्ता का कोई केस, मान लीजिए एक अधिवक्ता के 3 केस या 4 केस किसी अलग अलग न्यायालय में लग गए और वो 25 केसों की लिस्ट में है, तो उसको गवाही 4 केसेस में अलग अलग कोर्ट में कराना है, जो उसको संभव नहीं है। और हमारा काम, जैसा कि भारतीय न्याय व्यवस्था ये कहती है कि इसमें किसी पक्ष देर हो जाए मगर न्याय पक्षकारों को प्राप्त हो, मगर यहाँ तो स्थिति ये हो रही थी, केसों का निपटारा हो रहा था, न्याय नहीं मिल रहा था। इस बात को लेकर हम लोगों ने माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय से चर्चा की, उनसे मिले। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने हमारी बातों को बड़ी गंभीरता से सुना और हम बड़े उनके कृतज्ञ हैं। उन्होंने बात सुनने के बाद उन्होंने जो टाइम पीरियड था उसको समाप्त किया, आज भी है, टाइम बिंग किया है कि 5 साल पुराने चिन्हित प्रकरण है उसको शीघ्र समाप्त किया जाए। और हम इसके साथ में न्यायालय के साथ में हैं, हम पक्षकारों के जल्दी से जल्दी मामले जितने जल्दी उसके निस्तारित होंगे हम भी चाहते हैं और हम न्यायालय में साथ में खड़े हैं। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल ये है कि वो कौन से मामले हैं जिनमें महिलाओं को तुरंत रिलीफ मिलता है? मैम, भारतीय कानून में आज महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए जिसमें उनको तत्काल रिलीफ मिल रहा है।
जैसे आप सबसे पहले तो मैं आपको कहूँ घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, जी महिलाओं को जो घर के अंदर पहले अपराध होते थे उनके पति के साथ में, जी जिसको लेकर वो बोल ही नहीं पाती थी, ना बता पाती थी, ना थाने जा पाती थी, ना कहीं कोई अन्य शिकायत कर पाती थी। घरेलू हिंसा में बचाव कैसे हो, इसके लिए बाकायदा कानून बनाया गया। उसमें एक अच्छी चीज़ ये थी मैम, पहले जब ये कानून बना था, इसमें महिलाओं को इसमें अलग रखा गया था कि महिलाओं को महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम से अलग रखा जाए। अच्छा मगर बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया नहीं, किसी महिला का अगर घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, उसमें चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला के द्वारा किया गया कार्य हो, जी सबको इस मामले में दोषी बनाया जाए, उसके विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की जाए। जी और इस मामले में होता ये है कि इसमें परिवाद दायर होता है। इसमें डायरेक्ट जो होता है वो एफआईआर नहीं होती है, थाने से केस नहीं फाइल होता है। अच्छा घरेलू संरक्षण अधिनियम में महिलाओं को परियोजना अधिकारी होती है, जो महिला परियोजना अधिकारी होती है बाल जी विकास जी की, जी उसके माध्यम से एक परिवार न्यायालय में फाइल होता है। उसमें उन बातों पे पूरा का पूरा विवेचना होती है, न्यायालय उस पर अन्वेषण करती है सूक्ष्मता के साथ में, और सारे एविडेंस के पश्चात उस पर निराकरण किया जाता है केस का। इसके अलावा अभी आपने पास्को एक्ट सुना होगा, जो बच्चों के लिए बनाया गया, जी 18 साल से कम के बच्चों के लिए। जी पहले होता था कि 354, जिसको हम कह सकते हैं छेड़छाड़ या महिलाओं के साथ में लैंगिक अपराध किए जाते थे, उन दशाओं में जो कानून बनाए गए थे, उसमें त्वरित न्याय कैसे हो। अगर कोई 16 साल की बच्ची है, 17 साल की बच्ची है, उसके साथ समाज में इस टाइप की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो उनसे उनको बचाव कैसे, उनको उससे रिलीफ कैसे हो। तो शासन के द्वारा पास्को एक्ट का निर्माण किया गया और उसमें तत्काल उनका निराकरण है। उन बच्चियों को बाकायदा, उसको बोलते हैं कैमरा ट्रायल, उसके अंतर्गत उनकी पेशियाँ होती हैं, उसमें माननीय न्यायालय होती है, गवर्नमेंट एडवोकेट होता है जी और अपराधी का वकील होता है। इसके अलावा कमरे के अंदर अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, जी ताकि वो बच्ची बेझिझक बिना किसी डर के अपनी बात न्यायालय में रख सके कि उसके साथ कैसी घटना घटित हुई हैं। तो ये सब मामले जो हैं महिलाओं के हित में हैं और महिलाओं को कानून में बहुत ज़्यादा संरक्षण मिला है। जैसे आपने पहले 498 देखा होगा, शुरू में 498 कानून जब आया तो इसलिए आया कि भारत में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि दहेज जो है दानव रूपी आकार ले रहा था। हमने देखा हर तीसरे घर में, हर पांचवें घर में दहेज को लेकर महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी। बिल्कुल उस प्रताड़ना से बचाने के लिए शासन की मंशा बड़ी अच्छी थी, शासन की नीयत अच्छी थी, शासन की महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता थी। संकल्पित सरकारों के द्वारा महिलाओं को बचाने के लिए दहेज से संबंधित कानून लाया गया, 498 जिसको बनाया गया। मगर बीच में आपने सुना होगा उसमें बड़ा दुरुपयोग हुआ, जी 498 कानून का दुरुपयोग हुआ। पहले 498 कानून जो हुआ करता था वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आता था। तो उसमें होता यह था कि महिलाओं के द्वारा पति के द्वारा किए कार्यों में उसके परिवार की सहभागिता बनाई जाती थी। उसकी सास, ननंद जो उस घर जी में नहीं रहती, नंदोई से जिससे उसका लेना देना नहीं है, बुआ सास, फूफा ससुर, मामी, मामा, सबको इन मामलों में संलिप्त कर दिया जाता था। बाकी सुप्रीम कोर्ट में इस मामलों को चैलेंज किया गया। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जारी किया अपना निर्णय। काफ़ी लंबे समय के बाद उसने बताया कि नहीं, 498 आज भी नॉन बेलेबल ही रहेगा, मगर पहले इसमें विवेचना की जाएगी, अन्वेषण किया जाएगा, ये जो घटना घटित हो रही है क्या सही है, ये गलत है। इसके पश्चात ही ये कानून पे आने वाले समय में उस अपराधी को अपराधी के रूप में दंडित कर न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि की जाएगी या दोष रहित किया जाएगा। ये सब उचित व्यवस्थाएं उनके साथ की जाती हैं। मगर चूंकि जैसे हमने कहा पहले भी ये था, आज भी यही है, कानून सारे अच्छे होते हैं, बस उसका पालन बिल्कुल हम कैसे कर रहे हैं या सामाजिक मूल्यों के द्वारा हम उसको कैसे करवा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने तीनों चीज बोली, आज मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि 354, जैसे आपने बोला, इस बात 354 हो, महिलाओं के बचाव के लिए हो, उनके छेड़छाड़ को रोकने के लिए हो, या पास्को एक्ट हो, या 490 एक्ट हो, या घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम हो, ये सारे कानून केवल और केवल महिलाओं को समाज से ऐसी निगाहों से बचाने के लिए, ऐसे लोगों के द्वारा जिनको प्रताड़ित करते हैं उनको दंडित किया जाए, सबको बचाने के लिए ही बनाए गए थे। मगर स्थितियां धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन कानूनों का दुरुपयोग हुआ। जी मगर इसके बावजूद भी मेरा ये व्यक्तिगत मत है जी कि ऐसे कानूनों को रहने दिया जाना चाहिए, जी क्योंकि आज भी भारत में महिलाओं को वो अधिकार प्राप्त नहीं है जो अधिकार पुरुषों को है। बिल्कुल केवल और केवल बराबरी का दर्जा दिया जाता है कहने को, मगर बराबरी का दर्जा आज भी समाज में दिखाई नहीं पड़ता है। हम, नवरात्रि आती है तो
माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, जी। माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, माँ शारदे की आराधना करते हैं और बाकायदा बच्चियों को बुलाते हैं और पूजन करते हैं बिल्कुल। और उसके 9 दिन के बाद फिर बात भूल जाते हैं। हुँ। तो इन बातों को समाज में, हाँ, एक अच्छी बात ये होनी चाहिए इस बात को लेकर कि समाज में एक जागरूकता फैलानी चाहिए, एक जी। जागरूक संदेश होना चाहिए सरकार के द्वारा भी और समाज के जो अग्रणी लोग हैं जिनको हम प्रतिष्ठित व्यक्ति कहते हैं या बुद्धिजीवी कहते हैं, ऐसे वर्ग को मिलकर समाज में एक संदेश देना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति घर में परिवार में होने ही ना दें जिससे इन कानूनों का उपयोग या दुरुपयोग करने की स्थिति पैदा हो। अगर हम अपने परिवार में, हमारे घर में हमारी बेटी है, हमारी बहन है, फिर हमारी पत्नी है, हमारी माँ है, जी। अगर इन चारों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो, हुँ, तो हुँ। मुझे लगता नहीं है कि आज भी इस कानून की आवश्यकता एक सदाचारी परिवार में या जी। जब कहीं न कहीं पूर्णतः अपने परिवार के प्रति संकल्पित हैं, कार्य कर रहे हैं, परिवार को एकजुट करके चल रहे हैं, उनके घर में ऐसा होता है? नहीं होता है। मगर बिल्कुल। कहीं न कहीं आज लड़कियाँ भी हम कहते हैं, बच्चियाँ भी, महिलाएँ भी अपने कर्तव्यों के प्रति अत्यंत जागरूक हैं, अधिकारों के प्रति अत्यंत जागरूक हैं। बिल्कुल। मैं बताऊँ मैम आपको, मुझे याद है आज के 10 साल पहले लगभग, एक फैमिली कोर्ट हुआ करती थी। हुँ। सिंगल न्यायालय की स्थापना हुई थी जबलपुर में, जी। जब महिलाओं से कानून हुआ था। आज 4 फैमिली कोर्ट जबलपुर में चल रही हैं हुँ। और मुकदमों की भारी तादाद जो है, वो है। आप चारों कोर्ट में कभी जाकर देखिए, तो मुझे लगता है कि ये छोटे-छोटे बच्चों को लेकर माँ न्यायालय में खड़ी हैं, हुँ। पुरुष न्यायालय में खड़े हैं जी। और किस बात को लेकर खड़े हैं कि बहुत छोटी-सी बातें हैं और जिस बात को घर में दूर हो जाना चाहिए था, हुँ। उस बात को लेकर तलाक जैसी स्थितियाँ पैदा हो गई हैं और वो तलाक लेने के लिए वहाँ खड़े हो गए। जी। तो मेरा आपके माध्यम से समाज में कहना है कि हम क्यों ना एक ऐसी स्थिति समाज में निर्मित करें, समाज को हम एक ऐसी प्रेरणा दें कि हम उन महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को, अपनी पत्नियों को ये समझाने का प्रयास करें कि आपको कुछ कहना है तो हमें कहें और हम आपके प्रति हमेशा अच्छे भाव को लेकर, समभाव को लेकर हम खड़े हैं बिल्कुल। और आपका जो स्वाभिमान है, वो स्वाभिमान रहे, अभिमान ना बन जाए। मुझे एक जी। बहुत पुरानी बात याद आती है, मेरी माँ बताया करती थी कि पहले जब बेटी विदा हुआ करती थी घर परिवार से, तो कहा जी। जाता था कि बेटी तेरा ये मायका है ससुराल से, हुँ। जहाँ से तेरी डोली उठ रही अर्थी तेरे तेरे ससुराल से। ससुराल से उठे। बिल्कुल। मगर आज स्थितियाँ बदल गई हैं। आज वो माँ-बाप बोलते हैं बेटा तू भूलना मत, हुँ। हम तेरे लिए आज नहीं 24 घंटे खड़े हैं और अच्छी बात है, अच्छी बात अच्छी बात है। बिल्कुल। मगर उस बच्ची के मन में बैठा रहता है हमेशा जीवन प्रति कि हमारे माँ-बाप थोड़ी-सी भी घर में घटना घटित होती है और मुझे लगता है परिवार में 4 बर्तन होते हैं, तो आपस में खनकते हैं। बिल्कुल। जब 4 बर्तन आपस में खनकते हैं, तो उस खनकने को आपस में ही क्यों ना सुलझा लें हम? न्यायालय में जाने की आवश्यकता ना पड़े। क्यों पड़े? बिल्कुल। इसी का परिणाम हमें आज के तलाक के, नाइन दहेज के और अन्य मुकदमे ज़्यादा मात्रा में, बिल्कुल। जितना महिलाओं को अधिकार मिल रहा है, उतना ही उनकी परेशानियाँ बढ़ रही हैं। बिल्कुल। उतना ही उनको न्यायालयों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, अधिवक्ताओं को चक्कर मारने पड़ रहे हैं, समय उनको खराब करना पड़ रहा है। जी। तो ऐसी स्थिति ना हो, मैं आपका आज आपने मुझे बुलाया, मैं आपके माध्यम से समाज में अनुरोध करना चाहूँगा, हमारी माँ, बहनें, बेटियाँ अपने कर्तव्य अधिकारों को तो प्रति जिएँ, अधिकारों को तो जागरूक हों, मगर अपने कर्तव्यों के प्रति कहीं न कहीं सूक्ष्म विवेचना कर लें कि हुँ। हमारे परिवार के प्रति थोड़ा-सा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम निभाते चलें, ये घटनाएँ नहीं घटी होंगी। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और जहाँ जहाँ आपने बोला कि जो कानून है उसका मिसयूज़ भी होता है, उसी पर मैं आ रही थी कि अनुसूचित जाति जनजाति को कानून में विशेष लाभ दिया गया है, सुरक्षा प्रदान की गई है। तो इसका कई बार मिसयूज़ भी देखने को आता है। तो अगर साबित हो जाता है कि किसी ने झूठा आरोप लगाया है, तो कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है? सबसे पहले तो हम इस पे आएँगे, अनुसूचित जाति जनजाति हमारे समाज का वो अंग है, जी। अगर हम ये कह लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे भारत समाज का सबसे भोला-भाला अंग अगर कोई है, तो हमारा आदिवासी समाज है, जो आज भी अशिक्षित है, आज भी कम पढ़ा-लिखा है जी। और उसके जीवन यापन के जो साधन हैं, वो अत्यंत सीमित हैं। जंगल ही उसका आधी परिवार है, थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं उनके पास में, जिसमें अपना जीवन यापन वो करते हैं। तो कहीं न कहीं उनके प्रति शासन के द्वारा जो ये कानून लाया गया था, बहुत उचित लाया गया था। क्योंकि होता ये था उस समय जमींदारों के द्वारा कि उनकी 20 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी वहाँ पे है उस गाँव में हुँ। और कहीं किसी आदिवासी की हुँ। 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ ज़मीन है, हुँ। तो उसको ले लिया करते थे हुँ। और लेने के बाद रजिस्ट्री करा के अपने नाम कर लिया करते थे। बिल्कुल।
भारतीय कानून ने इस बात को समझा, भारत के समाज ने इस बात को समझा, हमारे जो यशस्वी नेता हैं इन्होंने इस बात को समझा और ये कानून लेके आया कि आदिवासियों की, जैसे एक छोटा सा उदाहरण, आदिवासियों की जो संपत्ति है, आदिवासियों की संपत्ति किसी भी प्रकार से ना खरीदी जाएगी और ना वो बेची जाएगी। जी। आदिवासियों की संपत्ति खरीदने के लिए वो आदिवासी व्यक्ति के द्वारा एक आवेदन जिला कलेक्टर को दिया जाएगा। जी। जिला कलेक्टर महोदय उसमें जांच करेंगे कि क्या ये जमीन बेचना इसके लिए निहित आवश्यक है या इसको बेचने के बाद इसका कुछ संपत्ति बच रही है कि नहीं बच रही है। अगर उनको लगता है कि हाँ अत्यंत आवश्यक है ये, तभी वो संपत्ति बेची जाएगी। जी। ये तो हुआ कानून का उनके प्रति संरक्षण। मगर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कानून में इसके बाद बहुत सारे इसके दुरुपयोग हुए। जी, उसका कई कारण केस ये आए। आया, उसका कारण ये, मैं जो समाज पढ़ लिख कर आगे आ गया, जो नौकरी पेशे में आ गया, जो व्यवसाय में आ गया, जी। जब उसने देखा कि इसमें तो हम बहुत अपार व्यवस्थाएं हमारे लिए, अगर हमको कोई हमारी जाति का सूचक शब्दों से भी अपमानित कर दे तब भी वो जेल जाएगा। किसी का पड़ोसी अगर इस धारणा को लेकर उसके प्रति ऐसी रिपोर्ट लिखाता है तो सबसे बड़ी बात है मैम कि इसमें विवेचना बाद में होती है। जी। पहले पहले अपराध की प्राथमिकी दर्ज हो जाती है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, जी। वो जेल चला जाता है, उसके बाद ये स्थितियां पैदा होती है। तो सोचिए किसी व्यक्ति ने अगर ऐसे शब्द नहीं कहे हैं, किसी को अनुसूचित जाति जनजाति अपमानजनक शब्द नहीं कहे हैं, उसका कोई झगड़ा घरेलू हिंसा कोई हिंसा नहीं की है, इसके बावजूद भी जेल जाता है, तो मुझे लगता है बहुत अन्याय है। बिल्कुल। किसी भी समाज में दो चेहरे नहीं होने चाहिए। समाज का दो चेहरा नहीं होना चाहिए, इनके लिए अलग, इनके लिए अलग। बिल्कुल। मगर जो सर मैंने पहले कहा आपको कि हमारा आदिवासी समाज अत्यंत भोला बाला निरीह ऐसा प्राणी है। आज भी गांव की आप सुदूर बस्तियों में जाएंगी, आप इतना निश्चल है मैम ये समाज हमारा कि उसको इन सब चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं है। जंगल से आज भी फल तोड़ के ला रहा है, उसने जानवर पाले हुए हैं, अपने गाय बकरियां रखी हुई हैं और थोड़ी बहुत उसके पास जो असंचित स्थिति खेती है उसमें वो कर रहा है। मगर बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो इस कानून का दुरुपयोग हुआ उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक फाइंडिंग आई थी बाद में कि इसमें पहले जांच होगी, जांच के पश्चात ही अपराध दर्ज होगा। जी। मगर सरकार के द्वारा हम कहेंगे दबावश, या सरकार को लगा कि शायद ये भोले भाले समाज के साथ में अन्याय होगा, उन्होंने उस कानून को अध्यादेश के माध्यम से पुनः वापस लेकर आ गए। मगर आज एक अच्छी बात यह है इस कानून में, अब बचाव के साधन इसमें उपलब्ध हैं। हम कहते हैं इसमें एंटीसिपेटरी जमात नहीं होती है, अग्रिम जमात का इसमें प्रावधान नहीं है। मगर अगर हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमने किसी भी आदिवासी समाज के, किसी भी दलित समाज के व्यक्ति के साथ में कोई ऐसी नाइंसाफी वाली बात नहीं की है, अमर्यादापूर्ण हरकतें नहीं की है, उसका भेदभाव नहीं किया है, चारित्रिक लांछन नहीं लगाए हैं, तो 482 के माध्यम से सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय जा सकते हैं और वहाँ पर उस एफआईआर को पेश करने के, एफआईआर को खत्म करने के लिए एक आवेदन लगा सकते हैं और उनसे समस्त घटनाओं पर विचार करने का निवेदन कर सकते हैं। अगर माननीय उच्च न्यायालय को लगता है कि हाँ ये अन्याय हुआ है तो वहाँ से वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। आपको ओके, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी लव जिहाद को लेकर कि लव जिहाद जैसा कोई शब्द हमारे कानून में है भी या नहीं, और अगर है तो फिर इसके लिए क्या कानून में प्रावधान है? देखिए मैम, कानून में तो लव जिहाद जैसा कोई शब्द है ही नहीं। किसी भारतीय, हमारा देश जो है धर्म से नहीं चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान जो है, हम उसको पालन करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ में, और उसमें दर्ज सारे संविधान में जो कहीं कोई ऐसी कमी नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कि जिसमें किसी भी समाज को, जाति को, धर्म को, भेद को, लिंग को जहां उन्होंने छोड़ा हो, सभी को समावेश कर लिया है उन्होंने। भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से लेकर संपूर्ण समाज को उस संविधान में स्थायी रूप से समाहित किया गया है, कभी किसी के साथ में अनाधिकार ना हो। मगर ये बीच में जैसा है लव जिहाद जैसा शब्द हमने भी सुना समाज में, पेपरों के माध्यम से, यहाँ वहाँ के माध्यम से, वहाँ के माध्यम से। मैं व्यक्तिगत रूप से तो यही कहूँगा कि लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है। मगर जैसा कि आपने पूछा लव जिहाद, और बीच में घटना घटित हुई थी जी बिल्कुल दिल्ली में, जी। लड़की क्या नाम था उसका, श्रेया जी। बहुत दुखद घटना थी। उसको बोटी बोटी काट कर उसको फ्रिज में रखकर, और वो लड़की अपने परिवार को छोड़कर कई महीनों से उस पुरुष के साथ में रह रही थी
और उस पुरुष के साथ में ऐसी हैवानियत का प्रदर्शन किया गया जी जो बिल्कुल उचित नहीं है। बिल्कुल। ऐसे मामलों में कानून जो है लव जिहाद संबंधित नहीं है, मगर आईपीसी संबंधित है। भारतीय दंड विधान में जिन धाराओं में उसके द्वारा अपराध घटित किया गया है, उसमें पर्याप्त दोषारोपण की व्यवस्था उसके साथ में है। मगर इसी के साथ में एक घटना मुझे लगता है ये हो ही नहीं पाई थी कि दिल्ली में ही एक शायद राह चलती हुई लड़की को भी जी सड़क के सामने भी किसी जी लड़की को भी चाकू चाकू गोद चाकू दिया मार था दिया उसने। था। जी बिल्कुल। और अपराधी ने, और उसमें सबसे बड़ा दोष मैं तो समाज का कहूँगा कि मैंने जो सीडी देखी थी, जो वायरल सीडी थी, उसमें स्पष्ट दिख रहा था कि जब वो ऐसी कायराना हरकत कर रहा था, तब बहुत सारे लोग वहां से निकल रहे थे निकल रहे थे, देख और रहे थे उन्होंने देखा बकायदा। अपनी आंखों से, जी मगर किसी ने भी आगे बढ़कर उसको रोकने का प्रयास नहीं नहीं किया। किया। हम आप पहले भी इस शब्द पर चर्चा कर चुके थे कि हमें समाज को कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। कानून का पालन करने के लिए सबसे पहले समाज को जागृत करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ, जैसे केरल की घटना बताई आपने, मुझे जी केरल की एक आईपीएस महिला है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है अच्छा। कि हम अपनी बहन को, बेटियों को, जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाती हैं, तब तक उनको सही शिक्षा देंगे और ये बताएंगे कि हमारे देश में कानून है, कोई महिला, कोई पुरुष, किसी भी स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे से विवाह कर कर सकते सकते हैं। हैं। न उसमें जाति है, न पंथ है, न बिल्कुल। मजहब है, न धर्म है। जी। ये भारतीय संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है। हम्म। साफ-साफ है, उसमें माँ-बाप से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर बालिग है। बालिग है। ये मान लिया जाता है कि अगर लड़की 18 साल के ऊपर है जी और लड़का 21 साल के ऊपर है, तो अपनी मन मर्जी के साथ में शादी कर सकते हैं। जी मगर समाज में जो भ्रांति भी है और समाज में जो कहीं न कहीं सच्चाई भी है, मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं इसमें कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ, जी कि 18 साल की लड़की आज केवल 12th क्लास में पढ़ती रहती है। जब बिल्कुल। 18 साल की बच्ची होती है, तो जी 12वीं की शिक्षा करती रहती है। तो मुझे नहीं लगता है कि शारीरिक रूप से तो विकसित है वो। अगर आप शारीरिक रूप से उसकी बात करते हैं, तो शारीरिक रूप से लड़कियां विकसित है, लड़का विकसित है। बिल्कुल। मगर मुझे लगता है मानसिक रूप से 18 साल की बच्ची इस लायक नहीं रहती है कि अपना अच्छा, भला, बुरा वो सोच ले। लव जिहाद जैसे शब्द में या इन सब संकीर्ण विचारधाराओं से जुड़कर ऐसा कोई कदम ना उठाए। इसके लिए मैंने बात की थी आपसे कि माँ-बाप को, सबसे पहले तो माँ-बाप को चाहिए, और खासकर मैं इसमें माँ का रोल देखता हूँ। क्योंकि जो पिता होता है, आज भी हमारे समाज जो है कहीं न कहीं संकीर्ण समाज है। हम आज भी अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से इस सब्जेक्ट पर चर्चा नहीं कर नहीं पाते हैं। करते हैं, बिल्कुल। हम उससे बिल्कुल नहीं पूछ पाते हैं, बेटा तुम स्कूल जा रही हो, तुम्हारे साथ कहीं रास्ते में कोई छेड़खानी तो नहीं होती है? बिल्कुल कभी कोई तुम्हें रोकता तो नहीं है? कोई परेशान तो नहीं करता है? बिल्कुल। मगर ये हमें समझाना चाहिए अपनी पत्नियों को, अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, कि अपनी छोटी-छोटी बच्चियों से स्पष्ट रूप से पूछें। कहीं भी देखिए, जब कोई घटना घटित होती है उसके पहले एक साइकोलॉजी दिमाग में चलती है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो। उसके जब बच्ची घर आती है या बच्चा जब घर आता है, तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से वो अस्वस्थ रहता है। उस वक़्त पे हमें गौर करना है अपने बच्चों के ऊपर कि कहीं किसी ये पीड़ा में तो नहीं है, कभी किसी कष्ट में तो नहीं है, या कहीं इनके साथ में कोई ऐसी घटना तो नहीं घटित हो रही है। उस वक़्त आज तो मुझे लगता है बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हो चुकी हैं। आजकल तो बहुत-बहुत मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हो चुके हैं। आजकल अच्छे-अच्छे केंद्र खुल गए हैं जहाँ जी बैठाकर बच्चों को समझाया जाता है कि आप ऐसा कार्य करें, ऐसा कार्य ना करें। तो इन सब माध्यमों के माध्यम से हम बच्चों को समझा सकते हैं कि आप इन सब चक्करों में ना पड़ें। बिल्कुल। और रही बात लव जिहाद की, तो लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है। ये कैसे आया, कहाँ से आया, संविधान में ये निर्मित नहीं है, संविधान की विषय वस्तु है ये। बिल्कुल। मगर इसके बावजूद भी हम केवल यही कहेंगे कि बच्चों को और बच्चियों को उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए उनके माँ-बाप की प्रथम भूमिका ये होती है। वो जैसा शिक्षक होता है, वैसे वो गुरु की भूमिका घर में निर्वाह करें, ताकि उनके बच्चे कोई ऐसा कदम ना उठा सकें। बिल्कुल। आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी इस टॉपिक पर हमें। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि यदि किसी बच्चे का जन्म जेल में होता है, तो कानून में उसको लेकर क्या प्रावधान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम आपका। जेल मैनुअल, जेल नियम, जेल कानून, उसमें ये बोलता है कि जो बच्चा जन्म लेता है, वो अपराधी नहीं। नहीं है। और हमारे भारत में हमें जो अधिकार प्राप्त हैं, जो हमें कर्तव्य प्राप्त हैं, उस अधिकारों में भी है, जो बच्चा जब जन्म लेता है, तो उस बच्चे की लालन, पालन, पोषण,
शिक्षा, चिकित्सा, इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन की होती है अच्छा। और बाकायदा भारत में कानून है। 14 साल के उम्र तक के बच्चों के लिए भारत सरकार के द्वारा ये स्पष्ट निर्देशित है, स्पष्ट रूप से कानून बनाया गया है। ये किसी प्रकार के अवैतनिक मजदूर के रूप में किसी कार्यालय में ज़बरदस्ती न कराए जाएँ। हम देखते हैं अभी बीच में भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि बॉम्बे ट्रेन जा रही थी, उसमें 20-25 बच्चों को, बल्कि जी। नाबालिग बच्चों को ले आया जा रहा था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे नाबालिग बच्चों का शोषण ना हो, ये तो बाहरी बात हो गई। मगर जो जेल की बात कर रहे थे, तो जेल में अगर जो बच्चा पैदा हुआ, उसकी क्या गलती थी? उसने तो कोई अपराध किया नहीं कोई है। अपराध मगर चूँकि वो माँ के अपराध के साथ में ही उस अपराध का दंड पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है जेल प्रशासन के द्वारा। जी। जब बच्चा छोटा रहता है, तो उसके लिए एक अलग से वहाँ पे कमरा है, एक आया होती है, एक उद्यान है जिसको हम गार्डन कह सकते हैं। उस गार्डन में एक सुरक्षित वातावरण में उस बच्चे को रखा जाता है, जी। ताकि वो बच्चा धीरे-धीरे जब बड़ा हो, तो उसको एहसास ना हो कि वो जेल के वातावरण में रह रहा है। जब तक 5 मगर चूँकि मजबूरी तो यही है कि रात में माँ के साथ सोने तो जाना देना पड़ेगा। बिल्कुल। वो दुधमुहा बच्चा है, तो 3 साल, 4 साल, 5 साल की स्थिति में उसको एहसास होने लगता है कि मैं शायद बंदी गृह में हूँ। मगर इसके बावजूद भी जैसे मैंने बताया कि उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएँ जेल गृह में की गई हैं। जी। उनके लिए अलग से रखा जाता है उनको, जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएँ हैं। वहाँ पे उनके लिए टीचर की व्यवस्था है। अगर जो बच्चा संगीतज्ञ या उनकी अन्य जो जीवन में उनकी उपयोगिताओं के विषय है, वो बताया जाता है। और जो बच्चों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए पूरी व्यवस्था है। मुझे लगता है जैसे जबलपुर सेंट्रल जेल में ही 8वीं तक की तो रेगुलर क्लासेस लगती हैं। ओह! क्लास 8 तक की जी। रेगुलर क्लास ही लगती है वहाँ पे। अच्छा। केवल बच्चे ही नहीं, जो अनपढ़, अशिक्षित बंदी हैं, हाँ। वो भी उन कारागार में उन शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। जी। मैं आपको एक बात बताऊँ, होता ये है कि शिक्षक तो वहाँ केवल 1 ही है या 2 ही है जो शासन के द्वारा निर्धारित हैं। मगर वो बंदी जो सजायाफ्ता हैं, जिन्होंने आजीवन कारावास की सज़ा पाई है या 10 वर्ष की सज़ा मिली है, ऐसे बंदी जो पढ़े लिखे हैं और जो स्वेच्छा से अपना टाइम पढ़ाने में देना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, ये इनके माध्यम से भी बाकायदा उन बंदियों को, उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। मगर उन बच्चों के लिए इन बंदियों का उपयोग नहीं किया जाता है। अच्छा। इनको बेसिक रूप जो शिक्षक हैं, वो उन्हीं पढ़ा शिक्षक के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है। जी, जी। और जब बड़ी क्ला जैसे मान लो कोई माँ ने बड़ा अपराध किया है, आजीवन कारावास का उसको सज़ा से दंडित किया गया है। जी। अब आजीवन कारावास में वो 14 साल में उसको जेल से मुक्ति मिलेगी, 15 में मिलेगी, 16 में मिलेगी, 17 में मिलेगी, तो शासन का वो है। जी। तो ऐसी स्थिति में बच्चा 1 साल का था, जेल में पैदा ही उस समय, वो तो क्या 14-15 साल तक वो माँ के साथ रहेगा क्या? संभव नहीं है। तो जैसे ही 14 साल का होता है वो, उसके बाद जब तक उसकी माँ छूट नहीं जाती है या उसके परिवार में उसके परिजन, उसके दादा-दादी, जिसको हम खून से रिलेटिव कहते हैं, जो ब्लड से रक्त से संबंधित होते हैं, जी। वो ऐसे समुदाय से लोग जो होते हैं, वो बच्चे को अपने साथ ले जा सकते हैं 14 साल के बाद और उनको ले जाने के बाद में शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। दुर्भाग्य से अगर कोई ना हो दुर्भाग्य से अगर कोई ना हो, तो फिर वो बच्चा माँ के साथ रहेगा और उसका जैसे-जैसे बड़ा होगा, बड़े होने के बाद उसकी शिक्षा-दीक्षा की संपूर्ण व्यवस्था जी। शासन के द्वारा, जेल प्रशासन के द्वारा की जाएगी। और आज मुझे लगता है जबलपुर सेंट्रल जेल में सारी व्यवस्थाएँ हैं। अगर लड़का 10th में आता है तो बड़ा हो जाता है, तो उसको बाहर पढ़ने भेजा जाता है और आज तो खुली जेल की व्यवस्था हो गई है। जी। इससे पहले केवल ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं थी। आज खुली जेल में व्यवस्था ये है, ऐसे बच्चे, एक ऐसी माँ जो है वो 7 साल, 8 साल, 10 साल की सज़ा काट चुकी है और उसको लगता है, शासन को लगता है कि ये कहीं नहीं जाएगी, ऐसे माँ बेटे के साथ में उसको बाहर कर दिया जाता है, खुली जेल में रख दिया जाता है, जहाँ बच्चा बाकायदा शासन के मद से वो अपनी पढ़ाई-लिखाई जारी रखता है। जी। और जो माँ होती है, वो छोटे-मोटे उसके जो कार्य, सबसे अच्छी बात है कि जेल में कार्यकुशलता का भी निर्धारण अन्य-अन्य माध्यम से किया जाता है। कौन किस तरीके का व्यक्ति है, उसको क्या कार्य दिया जा सकता है। जी। कोई खाना बना सकता है, कोई कढ़ाई-बुनाई कर सकता है, जी। कोई अन्य कार्य कर सकता है। तो उस कार्य के माध्यम से उनको वहाँ पे शासन के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और वो अपना बाहर जाकर वो काम करती हैं। उस काम से जो उनको 2 पैसे की आय होती है, वो भी उन्हीं को मिलती है और वापस वो खुली जेल में जाते हैं। तो माँ के साथ वो बच्चा भी, हम तो कहेंगे, आज सुरक्षित स्थिति में है और आने बिल्कुल। वाले समय में शासन को चाहिए कि इसमें और अच्छे तरीके से उन बच्चों के लिए जो जेल में पैदा हो रहे हैं, उनको जेल की स्थिति ही ना समझ में आए कि हम जेल में हैं। बिल्कुल। ऐसी कंप्लीट व्यवस्था करनी चाहिए। या तो अलग से बैरक से बाहर व्यवस्था कर दी जाए,
खुले कमरे हों, जहाँ पे उनको लगे कि हम केवल और केवल एक अच्छे वातावरण में हैं, हाँ, ताकि उनके दिमाग में आने वाले समय में अपराध को लेकर या किसी प्रकार की भी इन बातों को लेकर कोई भी ऐसी चीज़ें उत्पन्न ना हो सके। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, अभी हाल ही में पाकिस्तान से जो एक महिला भारत आई है, सीमा, तो उस केस में आपको क्या लगता है कि ये वाक़ई प्यार का मामला है या कोई आपराधिक षड्यंत्र? ये इसमें मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी कहलाएगी। जी, मैं इसमें कानून से हटकर बात करूँगा, जी, विधि से हटकर बात करूँगा। जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है और इस समय मुझे लगता है मीडिया चैनल के पास में सिर्फ़ एक ही काम है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, आपको बुरा ना लगे, मैं बताना चाहूँगा जी, कि मीडिया चैनल फ़िलहाल सीमा को लेकर चल रही है, मुझे लगता है सीमा हैदर। अगर प्रेम है, तो बहुत अच्छी बात है। मोहब्बत तो इस देश में हीर-रांझा, लैला मजनू, सीरी फरहाद बिल्कुल, इनके माध्यम से की गई थी और ऐसी स्थिति पैदा हुई कि लगता था कि शायद मोहब्बत ही दुनिया है। अगर ऐसी स्थिति है तब तो बहुत अच्छी बात है कि उसने एक ही देश की बात नहीं है मैम, किसी ने वो पाकिस्तान से इंडिया आ गई। उसने 3 देशों की यात्राएँ करी है। बिल्कुल, पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल के रास्ते से वो भारत आई। जी, अगर उस लड़के से उसको प्यार है, तो बहुत अच्छी बात है। भारत सरकार उसको मुझे लगता है कि उसको संरक्षित करेगी और उसके साथ में अच्छा व्यवहार करके उसको रखेगी अपने पास में और हो सकता है आने वाले समय में वो पति-पत्नी के रूप में अपना जीवन यापन बड़े जी, अच्छे ढंग से और बड़े मर्यादितपूर्ण कर सकें। मगर मुझे लगता है कि ये स्थिति बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, इसका एक दुरुपयोग भी पाकिस्तान में चालू हो चुका है। सीमा हैदर आने के बाद कहते हैं कि डाकुओं का कोई गिरोह है वहाँ पर जो शायद अपने बलूचिस्तान के आस-पास में है। उनके द्वारा हिंदू मंदिरों पे आक्रमण किए गए। जी, वहाँ के लोगों को बंधक बना लिया गया है और अपनी सरकार से, पाकिस्तान सरकार से कहा जा रहा है कि आप भारत सरकार से बात करो और उसको वापस लेके वापस आओ। लेके आइए। इस सब बातों को लेकर लगता है कि क्या ये प्रेम है क्या? मुझे तो मन में शंका उत्पन्न होती है कि कहीं पूरी की पूरी सरकार या वहाँ के कोई ऐसा कबीला किसी महिला को लेकर इस हद तक आगे आ जाएगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि पूरी की हमको लगता है अभी 2 मंदिर तोड़े गए वहाँ पर और लगभग 40 से 50 लोग अपहृत हैं, जिनका पता नहीं है और पूरा का पूरा एक गाँव बंधक स्थिति में है। जी, तो मुझे तो लगता है भारत सरकार को इस मामले में स्पष्ट रूप से उसकी जाँच करना चाहिए, पड़ताल करना चाहिए। अगर सीमा निर्दोष है, बाकी प्रेम में, मोहब्बत के रास्ते में वो लड़के से मिलने आई है, तब तो अच्छी बात है। मगर कहीं ऐसा ना हो कि आईएसआई, आईसीआई, आईएसआई या उनकी अन्य जो जासूसी संस्थाएँ हैं पाकिस्तान की, उनके द्वारा ट्रेंड करके तो नहीं भेजा गया है। जी, अगर जी, ट्रेंड करके भेजा गया होगा तो ये हमारे लिए अत्यंत खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि आज हम कहीं न कहीं ये तो सत्य है, हमारे दोनों बॉर्डर जो है, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, उनमें हम युद्ध स्थिति में ही हैं। युद्ध की तो नहीं कहेंगे कि होने की ऐसी स्थिति है, मगर स्थिति ऐसी है, कब क्या घटना घटित हो जाए, जी, कोई संभव वो कोई जी, विश्वास नहीं किया सकता है। जी, तो ऐसा ना हो कि किसी सीमा हैदर के नाम को लेकर समाज में तनाव पैदा हो जाए, बिल्कुल, धार्मिक वातावरण खराब हो जाए, बिल्कुल, एक उद्वेग पैदा हो जाए। जैसे हमने आप इसके पहले हमने वो लव जिहाद की बात की थी। जी, यही लव जिहाद यहाँ ना पैदा हो जाए। जी, इसको लव जिहाद अगर अन्य धर्म के लोग हमारे इस धर्म में आते हैं, तो यहाँ पे लव जिहाद जैसे शब्दों का उपयोग किया गया, तो लव जिहाद तो ये भी है। बिल्कुल, एक अन्य धर्म की लड़की 3 मुल्कों को पार करते हुए हिंदुस्तान आती है, अपने आशिक से मिलती है, मगर चूँकि जो मुझे इसके बारे में जानकारी है, मुझे पता है कि शायद अभी इसमें एटीएस यूपी ने बड़ी लंबी और विस्तृत जाँच चालू करी है इसको लेकर। अभी कुछ खबर नहीं है मगर उसके पास में उसके आईडी कार्ड 2 या 3 मिले हैं, अलग-अलग नाम, अलग-अलग पतों के मिले हैं। एक में उसकी उम्र 21 वर्ष है, एक में उसकी उम्र 26 साल है, जी, 4 बच्चे बताए जा रहे हैं। तो ये सब बातों को लेकर कहीं न कहीं शंकास्पद स्थिति बनी है हुई है, जी, और उन बिल्कुल, शंका स्थिति को दूर करने का दायित्व जो है वो भारत सरकार का है। तो भारत सरकार इस मामले को जितनी जल्दी पटाक्षेप करेगी, उतनी जल्दी जो भारत के बाहर रह रहे हैं हिंदू, वो सुरक्षित रह पाएँगे। बिल्कुल, ये कोई जातिगत मामला धर्म का मामला नहीं है कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहा है वो वहाँ का नागरिक नहीं है। मगर कहीं न कहीं जो घटनाएँ घटित हो रही हैं, उसको लेकर ये मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है कि इन सब बातों को लेकर बाहर क्यों हो? कोई एक ऐसी लड़की हमारे देश में आती है और उसको लेकर दूसरे देश में उठापटक पैदा हो गई। तो इससे अच्छा है कि भैया अगर आपको लगता है कि वो जासूस है, तो उसको सीधे-सीधे या तो गिरफ्तार करो, जेल में डालो या लगता है आपको वो है, वो बाकायदा प्रेमी के साथ आई है, तो
उसको निर्देशित करो, दोनों को शादी ब्याह करा दो ताकि वो साथ रहने लगे, और पाकिस्तान सरकार को सूचित करें आप कि कहीं कोई दिक्कत का विषय नहीं है। बिल्कुल। तो ये हाल है इनके, सीमा जी के। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे एडवोकेट राजेश तिवारी जी से, जिन्होंने कानून की काफ़ी बारीकियों से हमें अवगत कराया। उम्मीद करते हैं आप इस जानकारी का लाभ ज़रूर उठाएँगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार कि आपने मुझे इस लायक समझा। जी।